दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 9 कवर करने जा रहे हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को यानी कि भोजन को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। देखो, बीज के भाग होते हैं ये प्लूम्यूल, बीज के भाग होते हैं ये रेडिकल और बीज के भाग होते हैं ये कोटिलिडन। ये जो भ्रूण है एम्ब्रियो, ये भी बीज का ही भाग है। आप ऐसे समझो, बीज के ये दो भाग हैं, कोटिलिडन और एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के ये दोनों भाग हैं। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, सीड है, सीड के ये दो भाग हैं, कोटिलिडन यानी कि बीज पत्र और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही नए प्लांट बनने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स आप यहां पर बोल सकते हो, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को हम लोग हिंदी में प्रांकुर बोलते हैं, और रेडिकल। ठीक है, यह है मूलांकुर और यह है प्रांकुर। मूलांकुर से मूल विकसित होती है, रूट जो है यहां से बनती है, और प्रांकुर से तना विकसित होता है, स्टेम। और ये जो कोटिलिडन है, बीजपत्र हम इसे बोलते हैं हिंदी में, इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। जो ये भ्रूण है इसको खाना पीना कौन देगा भाई? अभी फोटोसिंथेसिस थोड़ी हो रहा है इसके अंदर जो फूड बनेगा, अभी तो बहुत ही छोटा नन्हा मुन्ना प्लांट है अभी, है ना। तब तक खाना जो है इस कोटिलिडन में स्टोर होता है इस एम्ब्रियो के लिए। तो हमारा आंसर जो है यहां पर सी हो जाएगा। डैश से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी 1980 से। ये देखो, ये जो मैजेंटा कलर से आपको दिखाया गया है, ये ओजोन परत में छेद को दिखाया गया है। 1980 के बाद से देखो कितने तेजी के साथ ये छेद जो है बड़ा होता गया। तो 1980 हमारा आंसर हो जाएगा 1980। जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में है ना, हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में है। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए ही एक अनाग है यानी कि पैसेज है, जिसे डैश कहते हैं। मानव नर की बात की गई है, लेकिन यहां पर देखो क्या दिया गया है, ओवी डक्ट दिया गया है, डिंब वाहिनी नलिका। डिंब वाहिनी नलिका जो है ये तो फीमेल के अंदर होता है ना, फीमेल के अंदर होता है, और इसी में जो है निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के बीच में निषेचन जो है इसी डिंब वाहिनी नलिका में ही होता है। ये तो मूत्रवाहिनी है, इसका काम क्या होता है, किडनी से मूत्र को मूत्राशय में लाना। इस मूत्रवाहिनी का काम होता है किडनी से मूत्र को मूत्राशय में लाना। उसके बाद है ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा महिलाओं के अंदर भी होता है, लेकिन महिला के अंदर ये यूरेथ्रा जो है केवल मूत्र को बॉडी से बाहर लेकर के आता है। ठीक, महिलाओं के अंदर ये केवल जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, केवल मूत्र को बाहर लाया जाता है इस यूरेथ्रा के थ्रू। महिलाओं में, पुरुषों के अंदर इस यूरेथ्रा के दो काम हैं। ये देख लो, ये यूरेथ्रा है। पुरुषों के अंदर यहीं से हम जानते हैं कि यूरिन बाहर आता है, और यहीं से सीमेन भी बाहर आता है, यानी कि वीर्य भी बाहर आता है। वीर्य भी यहीं से बाहर आएगा और मूत्र भी यहीं से बाहर आएगा। तो पुरुषों के अंदर ये एक कॉमन रास्ता है ना, एक कॉमन पैसेज है, जिससे वीर्य भी बाहर आएगा और यूरिन भी बाहर आएगा। तो पुरुषों के अंदर जो है ये यूरेथ्रा जो है प्रजनन तंत्र का भी भाग है और उत्सर्जन तंत्र का भी भाग है, जबकि महिलाओं के अंदर केवल उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वीर्य है इसमें शुक्राणु होता है, और ये शुक्राणु जो है बनता है इस वृषण में। इस वृषण में शुक्राणु बनता है और अस्थायी रूप से आकर के संचित होता है इस अधिवृषण में। ये वृषण है, ये अधिवृषण है, और ये देखो ये वास डिफरेंस है, शुक्रवाही का है। तो शुक्राणु जो है इस वास डिफरेंस से होते हुए जो है इस यूरेथ्रा में आता है। ठीक, और इस शुक्राणु के साथ कई तरह के सिक्रेशन भी जो है आकर के मिलते हैं, जैसे ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है। इन सारे का सिक्रेशन, इन सारे का सिक्रेशन, इन सारे का स्राव सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इन सारे का सिक्रेशन और जो शुक्राणु होता है वो मिल करके वीर्य बनाते हैं। समझे आप? वीर्य में शुक्राणु तो है ही, साथ में इन सारे ग्रंथियों का स्राव भी है। वो सारे जब मिल जाते हैं तो वीर्य का निर्माण होता है। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान, जी बराबर जो है यहां पर लिखेंगे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, एक वस्तु है 15 किलोग्राम का, उसे धरती से कुछ ऊंचाई पर रखा गया है। धरती से कुछ ऊंचाई पर है, जिस भी ऊंचाई पर है उसके पास ऊर्जा है 1500 जूल। क्या बता सकते हैं इसके पास कौन सी ऊर्जा है? इसके पास कौन सी ऊर्जा है? मान लीजिए ये वस्तु है, इसको हम उठा करके ले जाते हैं h हाइट पर, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। जब हम
सतह से, जमीन से किसी वस्तु को ऊपर उठा करके लेकर जाते हैं तो हम जितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे उसके पास उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी, उसके पास उतनी ही स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। हाइट बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। आपसे पूछा गया है कि जिस भी ऊंचाई पर है स्थितिज ऊर्जा 1500 जूल है, बताइए किस ऊंचाई पर है, तो h आपको चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो है 1500। ठीक, m का मान 15 है, g का मान 10 लेना है और h का मान अपने को चाहिए। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और 15 दही का 150 हो जाएगा। तो h बराबर जो है 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर हमारा आंसर। दो ऑप्शंस तो यहाँ पर ऐसे ही कट जाते हैं। हमें ऊंचाई चाहिए जिसका SI मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर देखो न्यूटन दिया गया है, यहाँ पर पास्कल दिया गया है। ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट जाते हैं। हाँ, ऊंचाई हम मीटर में भी ला सकते हैं और सेंटीमीटर में भी ला सकते हैं। तो मीटर में आंसर आएगा 10 मीटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान लगभग डैश होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका pH मान जो है ये लगभग होता है 10.4। तो बेसिक है ये, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये। सोडियम क्लोराइड का pH मान आप याद रखेंगे, ये उदासीन लवण है, तो pH मान इसका आप 7 याद रखेंगे। लेमन जूस का pH मान जो है आप याद रखेंगे, इसका आप याद रखेंगे लगभग 2.4 या कभी कभी 2.2 भी आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान आप याद रखेंगे, लगभग 14 होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्न में से कौन संवहनी पादप है? संवहनी पादप का मतलब क्या हुआ? वेस्कुलर प्लांट, मीन्स इंग्लिश में हम इसे वेस्कुलर प्लांट बोलेंगे, इसका मतलब तो कुछ और होगा। वेस्कुलर प्लांट का मतलब हो गया कि इसमें जाइलम है और क्या है, फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम ये जो दोनों जटिल ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। तो देखो ये चारा है, एक्चुअल में ये कारा है, ठीक है, कारा। ये कारा, स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स, ये सारे के सारे जो है आपके हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी है और ये सारे के सारे आते हैं थैलोफाइटा में, यानी ये सारे के सारे जो है थैलोफाइट्स हैं। और जो थैलोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, असंवहनी पादप होते हैं। जो थैलोफाइट्स होते हैं वो असंवहनी पादप होते हैं, यानी इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम तो छोड़ो, जो थैलोफाइट्स होते हैं ना तो इनके पास वास्तविक जड़ होती है, ना ही वास्तविक तना होता है, ना ही वास्तविक पत्ती होती है। जो थैलोफाइट्स होते हैं इनके पास रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। ठीक, मार्सिलिया, डी हमारा आंसर हो जाएगा। मार्सिलिया जो है ये टेरिडोफाइट है। ये क्या है? टेरिडोफाइट है। और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होते हैं संवहनी पादप। सबसे पहली बार जाइलम और फ्लोएम जो है टेरिडोफाइट्स के ही अंदर आया था। ठीक, टेरिडोफाइट का ही एग्जाम्पल होता है फर्न। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या है? प्रथम स्थलीय संवहनी पादप। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये प्रथम स्थलीय पादप नहीं है, ये प्रथम स्थलीय संवहनी पादप है। प्रथम स्थलीय पादप तो ब्रायोफाइट्स हैं, जो सबसे पहले जमीन पर आए वो ब्रायोफाइट्स थे, लेकिन उनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, वो असंवहनी पादप है। ये प्रथम स्थलीय पादप है लेकिन संवहनी। ठीक, डी हमारा आंसर हो जाएगा। मार्सिलिया और फर्न जो है टेरिडोफाइट्स होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है? बोल रखा है समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। क्या ये सही है? देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है अलग अलग माध्यम में, वो यहां पर दिया गया है। ये एनसीईआरटी क्लास 9 का कटआउट है। अब देखो ये सारे मान को याद रखना पॉसिबल नहीं है, ये सारे मान को याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख लो ये प्रश्न जो है पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, और इस तरह के काफी सारे प्रश्न पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। एल्यूमिनियम के केस में याद रखिएगा ये मान ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर समुद्री जल में पूछा जा चुका है, आसुत जल में पूछा जा चुका है, हाइड्रोजन में पूछा जा चुका है, वायु में तो पूछा जाता ही है। तो समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर एथेनॉल है, एथेनॉल
इसमें देखो 1207 है, जबकि इसमें 1200 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन ये सही है। तो कथन ए जो है केवल सही है, केवल ए सही है। एयर के केस में आप देखो याद रखेंगे, एयर के केस में 331 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड और 346 मीटर पर सेकंड एयर में साउंड की स्पीड है, अलग अलग टेम्परेचर पे। देखो तापमान बढ़ाने से जो स्पीड होती है साउंड की, स्पीड होती है साउंड की, वो बढ़ती है तापमान बढ़ाने से। तो 331 मीटर पर सेकंड ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 344 डिग्री सेल्सियस ये 22 डिग्री सेल्सियस पर है और 346 डिग्री सेल्सियस ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ये सारे टेम्परेचर पर आपको साउंड की स्पीड जो है याद होनी चाहिए एयर में, समझे आप। ये सारे जो मान आपको दिए गए हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए हैं। ए हमारा आंसर हो जाएगा। पुष्प के प्रजनन भाग डैश है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको बताना है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो है आपको बताने हैं पुष्प के अंदर। देखो ये एनसीईआरटी का कटआउट है, सारे लेबलिंग आपको याद होने चाहिए, पिक्चर वाले सवाल यहां से जो है आ सकते हैं। ठीक, पुष्प के केंद्र में कौन सा पार्ट होता है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये पुष्प का केंद्र है ना। पुष्प के केंद्र में जो है मादा प्रजनन अंग पाया जाता है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन मादा प्रजनन अंग को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र जो यहां पर है, उसके बाद वर्तिका ये, उसके बाद अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो है बीजांड होता है। और पुरुष प्रजनन भाग को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ये देखो ये जो ग्रीन पार्ट है इसे हम लोग बाह्य दल बोलते हैं और इसे हम लोग दल बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं, जो कि रंगीन भाग होता है ना। ये दल ही है जो कीटों को अट्रैक्ट करते हैं। इस परागकोश में पराग कण बनता है और ये पराग कण जो है जब इस वर्तिकाग्र पर आता है तो इस घटना को हम लोग परागण बोलते हैं। उसके बाद दोहरा निषेचन होता है। निषेचन के बाद ये जो बाह्य दल होते हैं, ये जो दल होते हैं, ये सब झड़ जाते हैं। ठीक है, ये सब झड़ जाएंगे, सारे के सारे झड़ जाएंगे। ठीक, जो बीजांड है वो बीज बन जाएगा, अंडाशय फल बन जाएगा। बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं। अंडाशय फल बन जाएगा, बीजांड बीज बन जाएगा, बाकी सारे के सारे मुरझाकर झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, पुंकेसर और अंडप। ये जो स्त्री केसर है ना, इसी को अंडप कहा जाता है, इसी को अंडप कहा जाता है, अंग्रेजी में कार्पल या फिर पिस्टिल कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पुंकेसर है और ये जो स्त्री केसर है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक, और उभयलिंगी पुष्प के अंदर जब इस प्रकार से परागण होता है तो इसे हम लोग स्वपरागण बोलते हैं। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। खमीर के बारे में आप याद रखेंगे, मुकुलन, ठीक है, बडिंग, बड बनते हैं इसमें। प्लेनेरिया के अंदर होता है रीजेनरेशन, पुनर्जनन, है ना, रीजेनरेशन, पुनर्जनन। ठीक, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। ठीक, मल्टीपल फिजन यानी कि बहुविखंडन। राइजोपस के अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन से, स्पोर फॉर्मेशन से हिंदी में बोलते हैं बीजाणु समासंग। ठीक, यहां देख लो, राइजोपस में बीजाणु समासंग। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो कवक लग जाता है वो यही राइजोपस है। ये देखो यहाँ पर, ये स्पोर्स है, बीजाणु है। स्पोर्स जो होते हैं वो एक कोश की संरचना होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी, है ना, स्पोरेंजियम बीजाणुधानी, जिसमें बीजाणु बनते हैं। फिर ये बीजाणुधानी जो होते हैं ये परिपक्व हो जाते हैं, फट जाते हैं। फटने के बाद ये स्पोर्स जो है हवा में फैल जाते हैं। हवा के साथ इधर उधर जहां तहां जाकर के ये गिरते हैं, वहां पर अगर इसको थोड़ा सा नमी मिल जाए, थोड़ी सी गर्मी मिल जाए, तो वहां पर कवक जो है उग जाता है। कवक को उगने के लिए, कवक को ग्रो करने के लिए बढ़िया जो मौसम होता है बोल सकते हो, बढ़िया जो वातावरण होता है वो क्या होता है कि थोड़ी बहुत नमी हो, मॉइस्चर हो और क्या हो, वार्म हो।
वातावरण थोड़ा गर्म हो और मॉइस्चर हो, नमी हो। यह सबसे बढ़िया कंडीशन होता है कवक को उगने के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल को ही कस्क्यूटा कहा जाता है। अमरबेल जो है परजीवी पादप है। इसकी जो जड़ें होती है दूसरे पादप के अंदर जो है घुस जाती है और वहां से जो है खाना चुराती है। कस्क्यूटा हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइलम के बारे में आप याद रखेंगे, ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है। देखो जो पत्ती की ये जो मार्जिन है, पत्ती की जो मार्जिन है, यहां पर देखो बर्ड्स निकलते हैं। देख लो ऐसे बर्ड्स निकलते हैं नन्हे मुन्ने से। ये कलिका है, ये बर्ड्स हैं, बोल सकते हो एक छोटकू सा प्लांट है। ये बर्ड्स जब मैच्योर हो जाएंगे टूट करके ये जमीन पर नीचे गिर जाएंगे। गिरने के बाद जहां पर ये गिरेंगे वहीं पर जो है मिट्टी में जड़ें बनेंगी और वहीं पर नए प्लांट जो है ब्रायोफाइलम का उग जाएगा। तो ब्रायोफाइलम के बारे में आप ये याद रखेंगे, ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। बडिंग है, इसको भी बडिंग ही बोलते हैं। लेकिन बड कहां पर? तो जो पत्ती है उसके मार्जिन पे। मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है, जिसके अंदर बहुविखंडन होता है, अलैंगिक प्रजनन का ही प्रकार है। ठीक। जू तो अपने आप में जंतु है और ये जो है जू जो बालों में होता है एक्टोपैरासाइट है, यानी कि बाह्य परजीवी है ये। ठीक, बाह्य परजीवी है, एक्टोपैरासाइट है। उभयचर में डैश, उभयचर में क्या पंख होते हैं? पंख होते हैं? नहीं होते हैं। तो पंख के साथ जो लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। क्या बाल होते हैं? नहीं, बाल तो हमारे केस में होते हैं, स्तनधारियों केस में होते हैं, तो ये कट जाएगा बालों के साथ वाला। ठीक। बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा, इसमें शुष्क के साथ शुष्क, यहां पर इसको काटो, शुष्क के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रंथि वाली त्वचा होती है और साथ में शुष्क नहीं होती है, नम होती है। देखो मछलियों से जो है उभयचर भिन्न होते हैं। मछलियों के केस में आप देखते हैं कि मछली के ऊपर जो है, मछली के त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। आप में से जो मछली खाते हैं उनको पता होगा कि मछली को बनाने के लिए जो है सबसे पहले मछली के ऊपर से शल्क को हटाया जाता है ना, शल्क को हटाया जाता है। शल्क जो है बाह्य कंकाल होता है मछलियों के केस में। तो मछलियों में शल्क जो है पाए जाते हैं, उभयचर में नहीं पाए जाते हैं। उभयचर में शल्क नहीं पाए जाते हैं। ठीक। इनकी त्वचा पर ग्रंथि पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथि जो है ये पाई जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक। उभयचर के बारे में है, उभयचर के त्वचा पर शल्क नहीं पाए जाते हैं, मछलियों के त्वचा पर पाए जाते हैं। उभयचर के त्वचा पर आपको श्लेष्मा ग्रंथि मिलेगी। ठीक है, यानी कि म्यूकस ग्लैंड्स जो है ये पाई जाती है। हार्ट के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, जो है 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। 3 चैम्बर्स होते हैं, एक होता है ऑरिकल और 2 होता है वेंट्रिकल। ठीक। और मिक्स्ड ब्लड जो है हार्ट पंप करता है। हार्ट जो है वो मिश्रित रक्त को जो है पंप करता है, यानी जो ब्लड होता है जो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अच्छे खासे अमाउंट होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। जैसे मछलियों में शल्क बाह्य कंकाल है, हमारे केस में बाल को आप बोल सकते हो बाह्य कंकाल है। ठीक। नाखून को बोल सकते हो बाह्य कंकाल है। पक्षियों के केस में पंखों को बोल सकते हो बाह्य कंकाल है ना। जो फेदर्स होते हैं उसको बोल सकते हो आप कि बाह्य कंकाल है। फेदर्स की बात कर रहा हूं मैं, बाह्य कंकाल है। लेकिन जो उभयचर होते हैं उनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। उत्सर्जन के लिए किडनी है। श्वसन जो है क्लोम से हो सकता है, क्लोम यानी कि गिल्स से हो सकता है या फिर फेफड़ों से हो सकता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। मछलियां भी अंडा देती है, उभयचर भी अंडे देते हैं, सरीसृप भी अंडे देते हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं। बस हम स्तनधारी जो है अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मेढक है, सैलमेंडर है, टोड है, और भी हो सकते हैं। ये 3 जो है आपको कम से कम ध्यान में रखने हैं। तो क्या सब आप याद रखेंगे? क्या उभयचर के बॉडी पे, त्वचा पे शल्क होते हैं? नहीं, मछलियों की त्वचा पर होते हैं। क्या ग्रंथि पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। किडनी उत्सर्जन के लिए है इसमें। बाह्य कंकाल इसमें नहीं होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता है, अंडे देने वाले जानवर है। श्वसन जो है गिल्स से और फेफड़ों से होता है। और उभयचर है तो स्थल और जल दोनों पर ये रह सकते हैं, स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। मेढक है, सैलमेंडर है, टोड है, ये सारे। एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। X
HCl बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। देखो आवर्त सारणी में बाईं ओर तो 2 ही समूह है ना, समूह 1 और समूह 2। इसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद है इसमें कैल्शियम, उससे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे भी तो आएंगे। ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। अब इन सारे के साथ अगर क्लोरीन कंपाउंड बनाएगा ना तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में HCl2 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है, ठीक, BeCl2 होता है, तो HCl2 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि इन सारे तत्वों के साथ ये यौगिक बना हुआ है। तो आपको NaCl तो पता ही है ना, NaCl हो सकता है LiCl हो सकता है KCl हो, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, या हो सकता है HCl हो, यह भी तो संभव है। तो जो X है या तो हाइड्रोजन होगा या फिर इन सारे धातु में से कोई एक होगा, है ना, कोई धातु होगा। पढ़ते हैं विकल्प। X के लिए कौन सा सही बताना है। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही है। ग्रुप नंबर 1 में जो भी आपके तत्व आ रहे हैं इन सारे में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और इस वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो संख्या में 2 है। यह धातु है और ठोस है, हो सकता है इनमें से कोई धातु हो और सारे के सारे क्या है, ठोस है, तो यह संभव है, यह भी संभव है। यह अधातु है और गैस है, यह भी संभव है। अगर X हाइड्रोजन हो जाए तो अधातु है और साथ में गैस है, तो यह भी संभव है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 1 2 और 3 हमारा राइट आंसर। डी ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, फिर भी वो आंसर तो होता नहीं, बी हमारा राइट आंसर है। स्तनपाइयों में यानी कि मैमल्स में, स्तनधारी में, हम लोगों में पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि वाली त्वचा होती है। पंख कहाँ है भाई, पंख होता तो हम लोग उड़ते नहीं क्या। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, बिल्कुल हमारे त्वचा में तो ग्रंथि है ही। ऑयल ग्लैंड है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड है, तो ये तो सही है। शुल्क नहीं होगा, शल्क होगा। शल्क के साथ और ग्रंथि विहीन त्वचा, शल्क के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा। शल्क तो भाई मछलियों में, हम लोगों में थोड़ी ना है। पंखों के साथ गलत हो जाएगा, काटो इसको। चलिए स्तनधारी के बारे में जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं। समतापी प्राणी है, जो पक्षी है और जो स्तनधारी है समतापी है, यानी बाहर का तापमान कुछ भी रहे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पक्षी और हमारे अंदर यानी कि स्तनधारी के अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक। ये हमारा होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है। ये स्तनधारियों का अभिलक्षण है। मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये मेमरी ग्लैंड्स केवल मैमल्स में ही पाए जाते हैं, तो ये स्तनधारियों का अभिलक्षण है। इनकी त्वचा पर बाल, हमारे त्वचा पर तो बाल है ही। स्वेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती है ना। बाल जो कि बाह्य कंकाल बोल सकते हो, नाखून बाह्य कंकाल बोल सकते हो, और हमारी त्वचा में ये स्वेट ग्लैंड है, पसीने बनाने वाली ग्रंथि है, और तेल बनाने वाली ग्रंथि है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, जैसे उभयचर अंडे देने वाले, सरीसृप अंडे देने वाले, मछली अंडे देने वाले, पक्षी अंडे देने वाले, लेकिन स्तनधारी शिशुओं को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। कुछ अपवाद है यानी कुछ अंडे देने वाले भी स्तनधारी हैं। 2 ही हैं, एकिडना और प्लेटिपस। कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। कौन है, एकिडना और प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियल नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। कंगारू भी अपने आप में स्तनधारी है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो इनके बच्चे होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, मार्सुपियल नामक थैली में। मार्सुपियल थैली जो है कंगारू में देखने को मिलता है, उसी में क्या है कि बच्चे
जो कंगारू होता है ना, उसका निपल जो है, निपल दूध पीने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो निपल है मार्सुपियल थैली में ही खुलता है, उसी में बच्चा तब तक रहता है जब तक कि बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि मार्सुपियल थैली से बच्चा बाहर नहीं आता है, खेलता कूदता है, फिर मार्सुपियल थैली में चला जाता है। तो स्तनधारियों के बारे में इतनी सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये क्लास 9th का कटआउट है, एनसीईआरटी क्लास 9th का कटआउट है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। सिंपल। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आयरन है और यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब ये जो कॉपर है आयरन से कम अभिक्रियाशील है, बोले तो आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको रटा होना चाहिए, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं, अच्छे से याद करना है। देखो आयरन यहां पर है और कॉपर यहां पर है, जो ऊपर है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है नीचे वाले से, आयरन से नीचे जो भी है आयरन से कम अभिक्रियाशील है। तो आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर विलयन के सॉल्यूशन से कॉपर को ये आयरन विस्थापित कर देगा और अपना सल्फेट बनाएगा। देखो कॉपर को साइड कर दिया, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये देखो आप, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में। ये एक अपघटन अभिक्रिया है, ये एक प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि तोड़ने के लिए जो है प्रकाश ऊर्जा चाहिए। इस अभिक्रिया का इस्तेमाल जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिंक देखो, जिंक तो काफी ऊपर है, आयरन से भी ऊपर है, तो जिंक भी ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये भी विस्थापित कर देगा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ देखो लेड है, लेड आपको मिलेगा यहाँ पर कॉपर से ऊपर है, तो ये भी विस्थापित कर देगा कॉपर को उसके विलयन से। बी हमारा राइट आंसर। ये एक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, यहाँ पर ऊर्जा दी जा रही है सनलाइट के फॉर्म में। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो यह है अग्र मस्तिष्क। अच्छा, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क में भी जो प्रौ मस्तिष्क है ये सबसे बड़ा भाग है। कभी आपसे पूछा जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, या तो विकल्प में अग्र मस्तिष्क होगा या फिर प्रौ मस्तिष्क होगा। अच्छा, मान लो दोनों हुआ तो अग्र मस्तिष्क को टिक मारेंगे, अगर मान लो कि कोई एक हुआ तो हम उसको टिक मारेंगे। तो अग्र मस्तिष्क, उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद होता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। ये जो प्रौ मस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये जो पश्च मस्तिष्क है इसका भाग है ये पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। ठीक, ये देखो सेरिबेलम भी दे रखा है और अनुमस्तिष्क भी दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। तो विचारों का संग्रह होता है या फिर बोल दो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो यह है अग्र मस्तिष्क। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है खांसना, छींकना, लाड़ का आना, उल्टी आना, है ना, श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, ये सब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आपका आंसर होगा मेडुला के द्वारा। ठीक है, मेडुला के द्वारा। आप सीधी रेखा में चल पाते हैं, आप बड़ी आराम से 2 पहियों की साइकिल चला पाते हैं अनुमस्तिष्क के कारण। एक वस्तु को भूमि स्तर से पहले 5 मीटर तक, फिर 10 मीटर और 15 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। किस ऊंचाई पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। h का मान जितना बढ़ाओगे स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो 15 मीटर पर, बी हमारा आंसर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना करें। तो जो मोमेंटम होता है उससे हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने में वेग। और ये जो मोमेंटम है ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेग भी सदिश है और ये संवेग भी सदिश है। तो संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान और गुने में वेग। तो 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। तांबा की प्रतिरोधकता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है पूछ दिया जाए, तो सिल्वर और कॉपर दोनों का जो है लगभग समान ही है, बस देखो यहाँ पर 0.02 का फर्क है। ये जो ऑर्डर है ये तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो मान है इसमें 0.02 का फर्क है। तो सिल्वर का 1.6 × 10⁸ है,
कॉपर का 1.62 इंटू 10⁸ है, 8 नहीं है, -8 है ना, -8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -8 तो 1.69 बोल सकते हैं, सब में 1.69 ही है, 10⁻⁻8 ओम मीटर, बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1.62 है। देखो ये सारे के सारे मान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए हैं। टेम्परेचर चेंज होने से जो है रेजिस्टिविटी बदल जाती है, आपको पता होगा। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इन मानों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखो एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा जा सकता है, बट क्या ही कर सकते हो, पूछा जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। ये सिल्वर और कॉपर का आप याद रखो, दोनों में बहुत ही थोड़ा सा, दोनों में जो है बहुत ही कम का अंतर है, तो ये याद हो जाएगा। कम से कम सिल्वर और कॉपर का आप याद रखिए। जो नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन का बता चुका हूं मैं आपको कई बार। कॉन्स्टेंटन जो है मिश्र धातु है कॉपर और निकल का, और मैंगनीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि गलत है, मैंगनीन होगा, कॉपर मैंगनीज, कॉपर निकल और मैंगनीज का, ठीक। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मिस्टेक है, एनसीईआरटी में भी मिस्टेक है, प्रतिरोध दे रखा है यहाँ पर, गलत है ये, प्रतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोधकता होगा, प्रतिरोधकता होगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में मिस्टेक नहीं होता भाई, होता है। देखो यहाँ पर प्रतिरोध लिखा हुआ है जो कि गलत है, प्रतिरोधकता होना चाहिए, ठीक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का तो केवल ओम होता है, ठीक। यहाँ पर सही है प्रतिरोधकता, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध रखा है जो कि गलत है। बी हमारा आंसर। विभवांतर 40 वोल्ट है और ये आवेश है, आपको बताना है कार्य। W बराबर Q इंटू में V होता है, फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। W बराबर हो जाएगा, Q का मान जो है 0.5 है, इंटू में V का मान 40 है, तो ये हो जाएगा 5 चौके में 20, 200, फिर पॉइंट डालेंगे यानी कि 20 जूल। बताओ, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ओम में दिया हुआ है, गलत हो जाएगा, एम्पियर में दिया हुआ है, ओम मीटर में दिया हुआ है, ये सब तो ऐसे ही कट जाता, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, जूल में एक ही ऑप्शन है ए, सही हो जाता। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई ऊर्जा की गणना करें, यानी कि किलोवाट आवर में आपको बताना है। तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। पावर तो हमें पता है 60 वाट, हमें किलोवाट में चाहिए, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। टाइम है 6, ठीक। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 36 बट्टे में 100, यानी कि 0.36 किलोवाट आवर। 0.36 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 20 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा की सतह पर भार होता है, पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है उसका 1/6। तो पृथ्वी की सतह पर 20 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका 1/6 हो जाएगा, 3.33 न्यूटन हो जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भार जो है अपने आप में बल है, ठीक। भार अपने आप में बल है। भार को द्रव्यमान से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, भार को हम लोग न्यूटन में बताते हैं, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स बोले तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स आ जाए सीधा बैक्टीरिया को याद कर लेना। बोला है कोशिका द्रव्य मौजूद नहीं होता है। क्या ऐसा संभव है कि बिना कोशिका द्रव का कोई कोशिका हो जाए? संभव ही नहीं है, बिना कोशिका द्रव का तो कोशिका संभव ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बैक्टीरिया में राइबोसोम बिल्कुल होता है, अगर आपको याद हो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जिसका जो बड़ा यूनिट है, बड़ा उप इकाई है, बड़ा सब यूनिट है वो है 50S, और जो छोटा सब यूनिट है वो है 30S। ये राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति भी होती है, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति भी होती है। देखो, अधिकांश जीव के कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु के केस में जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। जैसे हमारे पास जो कोशिका है उसके पास कोई कोशिका भित्ति नहीं है, बट ज्यादातर जीव के पास जो है कोशिका भित्ति है, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, कवक है, प्लांट है, समझे आप, इन सारे के पास कोशिका भित्ति है। केंद्रक झिल्ली नहीं, बी हमारा आंसर। देखो, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है, बोला मौजूद नहीं होता है, तो कोशिका द्रव्य तो भाई होना ही है। कोशिका भित्ति भी है, राइबोसोम भी है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। केंद्रक झिल्ली जो है नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में जो है नग्न पड़ा होता है, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जिसके अंदर ये डीएनए हो।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ बोलते हैं, केंद्रक नहीं बोलते हैं। जो ये जगह है जहां पर ये जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम लोग केंद्रकाभ बोलते हैं। कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली जो है ये आपको देखने को मिलेगी किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और डैश जल के अणु बनते हैं। तो मीथेन जो है अपने आप में ईंधन होता है। इसको जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो इससे जो है हमें ऊर्जा मिलेगी, है ना? ऊर्जा मिलेगी, लेकिन साथ में हमें पता है ग्रीन हाउस गैस भी तो रिलीज होती है और यहाँ पर जलवाष्प भी बनता है और साथ में यहाँ पर ऊर्जा मिलेगी, है ना, ऊष्मा के रूप में। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे और जल कितने बनेंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर देखो तो 3 ऑक्सीजन है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सही है, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन के एटम्स 4 ऑक्सीजन के एटम्स, तो 1 CO2 और 2 H2, क्रमशः 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जल के अणु, 1 और 2, बी हमारा आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण मैं यहां पर ले लूं, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 का ये जलीय विलयन है, और यहां पर लेते हैं बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ये एक एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। देखो, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, दोनों का जलीय विलयन है। इसमें आयन कौन कौन से हैं? सोडियम आयन है और सल्फेट आयन है। इसमें आयन कौन कौन से हैं? बेरियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अब इसका केटायन और इसका एनायन आपस में कर लेंगे रिएक्शन और बनाएंगे NaCl। NaCl का जलीय विलयन यहाँ पर प्राप्त होगा। हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील है। फिर ये जो केटायन है और ये जो एनायन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये बनता है अवक्षेप, ये सॉलिड बनता है, ये सफेद अवक्षेप होता है जो प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। ठीक, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, इसका आयन इसके पास गया, इसका आयन इसके पास आया। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम जानते हैं ब्रेड वगैरह को स्पॉन्जी बनाने में, ब्रेड को फुलाने में, है ना, स्पॉन्जी बनाने में किया जाता है उपयोग। बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज होती है और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होती है, इसी के कारण जो ब्रेड है वो फूल जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसी के साथ ये जो सेट नंबर 9 है, टेस्ट नंबर 9 का सलूशन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।